Welcome students, Ashutosh sir in front of you going to explain a very important topic, the important reactions of benzene. हाइड्रोकार्बन आ चुका है क्लास 11th में और हाइड्रोकार्बन का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन। ठीक है, आप लोग बेंजीन से परिचित तो होंगे ही होंगे। ठीक है, बेंजीन, अगर हम बेंजीन की बात करें पहले तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6, इजंट इट? ठीक, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एरीन, इसको हम लोग एरीन भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड और यू कैन से दैट दिस इज अ प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, एरीन नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट इज एरोमेटिक अल्कीन, क्योंकि ये एरोमेटिक अल्कीन है इसलिए इसको हम लोग बेंजीन भी कहते हैं। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सी 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 सी, इस तरह से 6 सी अरेंज हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से। अल्टरनेट सिंगल डबल ऐसे बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो दिस इन दिस वे 6 कार्बन एटम्स आर देयर। अब यहां पर हम 6 हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। Now this is the structure of benzene. This structure was introduced by Kekulé, एक साइंटिस्ट थे केक्यूल नाम था, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस स्ट्रक्चर को दिया था। ठीक है, इसके अलावा दीवार और ऐसे बहुत सारे अलग अलग भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी थी रिगार्डिंग द बेंजीन, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है, क्योंकि बेंजीन में जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है इसमें जो ये डबल बॉन्ड है इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरी सिंगल बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं दे आर सिग्मा बॉन्ड। एवरी डबल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, हर डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होते हैं। एंड एवरी ट्रिपल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, और हर ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो इन दिस वे सपोज इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस बेंजीन रिंग, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस। कैसे? ऑल द सिंगल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन से बंधे हुए कार्बन के। ठीक है, फिर 1 ईच। ठीक है, 7 8 9 देन 10 11 12 सिंगल बॉन्ड्स आर देयर। इसमें 12 सिंगल बॉन्ड्स हैं, isn't it? उसके बाद में 1 2 3 डबल बॉन्ड्स आर देयर इन व्हिच 1 इज सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इज पाई बॉन्ड, सो 3 डबल बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक, तो 12 सिंगल मतलब 12 सिग्मा हो गए और 3 डबल मतलब हो गए 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। सो वी कैन से दैट यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, मैंने ऐसे कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12। ठीक है, तो 12 आ गए, तो 12 सिग्मा, और इसमें से ये इसके मतलब कि पूरे ने कैलकुलेट कर लिए थे 12। ठीक है, तो 12 सिग्मा हो गए एंड 3 पाई, दैट मींस 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ये तो हो गया। रही बात हम हाइब्रिडेशन जानने की कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो हमको ये देखना होता है कि कार्बन के चारों ओर कितने सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस कितने सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर अराउंड कार्बन, और हर कार्बन के आसपास यही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? तो जो बेंजीन होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, दैट मींस इट कंटेन्स 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। एंड नाउ वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर दिस वे। ऐसा ही नहीं कि आप यही स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर इनका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है दैट मींस दे आर शोइंग रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? whenever the single Lewis structure is unable to explain all of its observable properties, then it acquires several other structures to explain its features. Those structures are said to be canonical structure, resonating structure or contributing structure, and the whole phenomenon is known as resonance. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई एक कंपाउंड अपनी सारी विशेषताओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो वो कई और स्ट्रक्चर्स बनाता है अपनी सारी प्रॉपर्टीज को रिवील करने के लिए। उन सारी स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। और इस पूरे फिनोमेनन को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ठीक, तो बेंजीन का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसमें डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का दिखा देते हैं। जैसा एक बना हुआ है ये, दूसरा ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सेम मतलब वी हैव टू अप्लाई लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। This. Now you can easily see that
कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस बार इधर डबल बॉन्ड हो गया, इधर सिंगल हो गया, मतलब उन्हीं का डीलोकलाइजेशन हो गया है। और कॉमनली जो स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, इनमें एक सर्किल बना देते हैं, जस्ट वी एड सर्किल, ठीक है। और हम लोग जब किसी रिएक्शन को शो करते हैं तो बार बार ऐसा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करते हैं, हम लोग इसी को बार बार बनाते हैं। तो अभी अब आपके सामने जब बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग को आज देखना है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो जहां तक हम जो बेंजीन के बारे में जानते हैं, ये कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होता है। बेंजीन इज ए कलरलेस लिक्विड और सॉलिड, जो फर्स्ट फीचर है इस बेंजीन का। दूसरा हम कह सकते हैं कि इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है। जो बेंजीन होता है ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। और जैसा कि बताया कि पैरेंट एरोमेटिक कार्बन है, कंपाउंड है, तो वो तो है ही है। इसकी खास बात इसके अलावा क्या है कि जब ये बर्न करता है तो बहुत ज्यादा सूटी फ्लेम, बहुत ही स्मोकी फ्लेम निकलता है, बिकॉज ऑफ द हाई कार्बन कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की कंटेंट, कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ही स्मोकी या सूटी फ्लेम, जैसे बहुत ज्यादा काला धुआं रिलीज करने वाला ये बेंजीन होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसके खास बात और क्या है कि ये इनमिसिबल विद वाटर, ये पानी में इतना घुल नहीं पाता है, ठीक है। मिसिबल मतलब घुलना, इनमिसिबल मतलब जो नहीं घुल पाए, तो इट इज इनमिसिबल विद वाटर, ये इसकी सबसे खास बातें हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में रेडिली मिसिबल है, इट इज रेडिली मिसिबल विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम ऑर्गेनिक लाइक क्लोरोफॉर्म ले लें, या फिर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, या फिर हम एसीटोन ले लें, तो उसमें ये आसानी से मिक्स हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन, ठीक है। इट इज लाइटर देन वाटर, पानी से भी हल्का होता है बेंजीन। बेंजीन इज लाइटर देन वाटर, पानी से भी हल्का होता है बेंजीन, खास बात इसकी है। और अगर इसको पानी से मिक्स करते हैं तो इट फॉर्म्स अपर लेयर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। पानी से मिक्स करेंगे, बेंजीन और वाटर को मिक्स कर दिया, तो द अपर लेयर ऑफ द सॉल्यूशन इज बेंजीन एंड द लोअर पोर्शन इज वाटर, और नीचे का हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, पानी होगा। ये खास बात इसकी है, ठीक है। और जो कह सकते हैं लिक्विड एरियंस होते हैं, दैट मींस जैसे हमने बताया ना कि ये लिक्विड्स भी होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, तो जो लिक्विड एरियंस होते हैं दे आर गुड सॉल्वेंट्स, यानी कि बेंजीन एक्ट्स एज ए गुड सॉल्वेंट आल्सो। जैसे ना कि सॉल्यूट व्हिच इज बीइंग एडेड, सॉल्वेंट इन व्हिच इट इज बीइंग एडेड, द थिंग व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड ए सॉल्यूशन, तो ये एक अच्छे सॉल्वेंट के रूप में भी हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। बेसिकली These are the non-polar compounds. बेंजीन जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन-पोलर कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है। पोलैरिटी नहीं होती है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं होता है, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन ही आपस में अटैच्ड है, तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में इनका डायपोल मोमेंट भी जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो, यानी कि दे आर नॉन-पोलर कंपाउंड्स एंड देयर डायपोल मोमेंट इज जीरो। बोथ दिस टॉपिक्स वी स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम लोगों ने पढ़ा था। जब डायपोल की बात आती है तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि आपने पढ़ा था ना कि जैसे ये H है और ये F है, तो क्या होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे में ये डायपोल, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ एरो होता है, और ये शो करता है डायपोल कंडीशन। ये तब होता है जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उस कंडीशन में होता है, ठीक है। रही बात हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरियंस, तो इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। ये मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ में क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे और उसका रीजन भी क्या है, वैन डर वाल जैसे रेडियस होता है ना, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ता रहता है। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द क्या कह सकते हैं, द साइज ऑफ या मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस एंड हेंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। दीस आर द थिंग्स विद द बेंजीन, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अमंग आइसोमेरिक एरियंस के बारे में, जैसे कि मान लो अगर इसका आइसोमर बनाते हैं, जैसे और भी एरियंस बनाते हैं, तो जो उसमें पैरा आइसोमर होता है, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा, तीन कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हम बात करें कि ये, ठीक है, ऑलरेडी कोई यहां पर ग्रुप लगा हुआ है COH, और इसके फर्स्ट कार्बन पे अगर दिस साइड और दिस साइड कोई चीज लगी हुई है, तो दिस इज ऑर्थो। ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्थो कंपाउंड है। इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी OH को अगर हम यहां की बजाय यहां लगा देते हैं, इस OH को यहां से रिमूव कर देते हैं, नाउ दिस इज नोन एज मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर हम इसको यहां से रिमूव करके यहां लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दैट मींस 1,2 पोर्शन इज नोन एज ऑर्थो पोर्शन, 1,3 पोर्शन इज नोन एज मेटा पोर्शन एंड 1,4 पोर्शन इज नोन एज पैरा पोर्शन, ठीक है। तो 1,2 पोर्शन ऑर्थो पोर्शन, 1,3 पोर्शन मेटा पोर्शन एंड 1,4 पोर्शन इज पैरा पोर्शन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि आइसोमेरिक एरियंस की बात करेंगे हम, तो पैरा आइसोमर जो होता है दैट इज मोर सिमेट्रिकल, ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो देखो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड व्हिच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हिच वन इज लेस स्टेबल।
तो यू कैन इजीली से, बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि सिंस ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैरा आइसोमर इज हैविंग मोर या हाई मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, ठीक है। तो ये तो कंडीशंस थी जो बेंजीन की थी। अब बेंजीन की आते हैं, बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है, कि बेंजीन कैसा कैसा रिएक्शन शो करता है। तीन तरह के रिएक्शन शो करता है भाई साहब, तीन तरह के रिएक्शन शो करता है। एक तो शो करता है ईएसआर, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, असर, नसर, फसर, ठीक है। असर मतलब ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नसर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फसर मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखना, बहुत आसानी से इसको लिखना भी, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको नोट भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, मजा आएगा आपको, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। तो बेंजीन जो है वो तीन तरह की मेजर रिएक्शन शो करता है। एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, AR स्टैंड्स फॉर एडिशन रिएक्शन, और एक तीसरा है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एडिशन रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। नाउ दिस बेंजीन, जो बेंजीन है, इट शोज ओनली 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये खाली 5 तरीके का ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन कौन से आप देख सकते हैं हमारे पीछे? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। These are the 5 types of reactions which are shown by the benzene which are electrophilic in nature. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। कितने तरीके के? 5 तरीके के। 5 तरीके कौन कौन से हैं? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, और चौथा फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर क्लास 11 एज वेल एज फॉर क्लास 12, ठीक है। देन वी आर कमिंग ऑन द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन से? एडिशन रिएक्शन में पहला जो है वो हाइड्रोजनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सेकंड इज एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल का एडिशन। तीसरा एडिशन ऑफ ओजोन। अरे ओजोन का एडिशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बताता है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। इस बात को प्रूव कौन करता है? इस बात को प्रूव यही करता है रिएक्शन ओजोन के, मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज अ कंबस्शन रिएक्शन। जैसे कंबस्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है। कंबस्शन में क्या होता है कि कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to give out carbon dioxide, water vapor along with the heat and light energy. But oxidation, जैसे respiration is an oxidation process. तो respiration may be defined as the breakdown of the complex organic food molecule in the presence of oxygen to give out carbon dioxide, water and energy in the form of ATP, isn't it? अब होता क्या है ये कंबस्शन। तो कंबस्शन भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। ये बात समझ आ रही है? ठीक। तो अब बात आती है कि बेंजीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए अलग से लिखी है कि बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, व्हाइल अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि अल्कीन्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, इस समय जरूर से क्वेश्चन आना चाहिए कि मतलब बेंजीन के पास जब 3 डबल बॉन्ड है तो इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए ना, और अगर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए तब तो इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करना चाहिए, इसे तो एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन व्हाइल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा है कि नहीं है? तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि बेंजीन तो हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पाइट द हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, डिस्पाइट द हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम यही कहेंगे कि बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन किस में आता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है, और इसमें ये ऐसा शो ही करता है, ठीक है। मतलब मेनली इसकी खास बात ही यही है कि 3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये काफी हद तक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है, और ये मतलब ज्यादा रिएक्टिव भी होता है अल्कीन से, सॉरी, ठीक है, कि इट इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, ठीक है। ये अल्केन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये काफी हद तक कैसा शो करता है? जस्ट लाइक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड समटाइम्स बिहेव्स लाइक ए सैचुरेटेड कंपाउंड बिकॉज़ ऑल द रिएक्शंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड हियर, ठीक है। तो चलो फिर हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। जो बेंजीन रिंग में जो ये हाइड्रोजन एटम निकला होता है, दिस हाइड्रोजन एटम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इसको इस जगह से हटा देता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है पहले से डबल बॉन्ड वहां पर है और कोई एटम जाके वहां पर ऐड हो जाए।
पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले से जो एटम है उसको हम रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इट इज बीइंग रिप्लेस्ड देन अनदर एटम इज बीइंग एडेड हियर, ठीक है, कि जब पहले किसी को हम रिप्लेस करेंगे तभी तो किसी को ऐड करेंगे। जैसे आपकी क्लास में क्या होता है, कोई टीचर एब्सेंट हो गया तो उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट आता है, तो सिंस सब्स्टिट्यूट इज कमिंग, कब, जब वो टीचर एब्सेंट है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर ऑलरेडी क्लास में कोई टीचर हो और कोई दूसरा टीचर आ जाए जस्ट टू गिव सम नोटिस और समथिंग लाइक दैट, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन की ऑलरेडी टीचर इज प्रेजेंट, स्टिल वन टीचर इज कमिंग, तो अगर गुंजाइश है तो कोई आएगा, तो गुंजाइश कब होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। चलो, तो हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। जो हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग का होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करता है। और जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये होता क्यों है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता रहता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जो होता रहता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। भाई जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो वहां पर क्या होता है, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिल जाता है एंड दे जस्ट अटैक, वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और ऐसे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं रिएक्शंस बेस के, ठीक है। आइए, तो पहला रिएक्शन जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, हैलोजिनेशन। क्या है, हैलोजिनेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाइट्रेशन से, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द नाइट्रेशन। या जैसे हम नाइट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, चलो अभी हम याद कर लेंगे। याद क्यों करोगे, केमिस्ट्री में कुछ लर्न नहीं किया थी, पहले समझी जाती है। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का एडिशन जो होता है उसे कहते हैं नाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे बेंजीन, इसका अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, नाइट्रेशन, ऐसे समझते हैं, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा लगेगा। बेंजीन का हम नाइट्रेशन करा रहे हैं तो इट मींस हम क्या कर रहे हैं, इसमें NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, यानी कि हम बेंजीन से क्या बना रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो नाइट्रेशन कराना है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो नाइट्रेशन कराना है। हम बेंजीन से हेलोबेंजीन, दैट मींस हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन इसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आयोडीनेशन के लिए कंडीशंस दूसरी होंगी, फ्लोरिनेशन आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो इसका मतलब कि हमें इसमें क्या इंट्रोड्यूस कराना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस हैलोजन। इसमें हमें हैलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है एंड दिस इज नोन एज हैलोजिनेशन। इसे क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन, ठीक। अब बात आती है सल्फोनेशन की। क्या होता है, सल्फोनेशन। अगर हमें बेंजीन में सल्फोनेशन कराना है तो इसका मतलब हमें इसमें SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है। क्या इंट्रोड्यूस कराना है, SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है, और हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA, ठीक है। तो दैट मींस अगर हमें बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो नाइट्रेशन कराना है, बेंजीन से हेलोबेंजीन बनाना है तो हेलोजिनेशन कराना है, बेंजीन से अगर हमको सल्फोनेशन कराना है तो उसमें सल्फोनिक एसिड इंट्रोड्यूस कराना है, और अगर हमें बेंजीन से अल्किल बेंजीन बनाना है, अगर हमें बेंजीन में अल्किल ग्रुप, तो अल्किल ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस कराना है, क्या इंट्रोड्यूस कराना है, अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, तो हमें एल्काइलेशन कराना है। क्या कराना है, एल्काइलेशन कराना है। अगर हमें इसी बेंजीन में एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, क्या करना है, एसिड ग्रुप, ठीक है, तो हमें एसाइलेशन कराना है। क्या कराना है, एसाइलेशन कराना है, लाइक दिस, ठीक है। ये अब बात आती है कि ये सब हो तो गया, तो यानी सबसे पहली चीज हमको क्या मालूम चाहिए कि हमें किससे क्या बनाना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस, कि आप इन कन्वर्जंस को कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, पहली चीज।
तो जैसे क्या होगा, हाउ विल यू कन्वर्ट या हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू टॉल्यूइन, बेंजीन टू एस्टोफिनोन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हमको मालूम है कि ये ऐसा, पहले तो मालूम है कि रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द रिएजेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट। अगर हमको यही नहीं मालूम होगा, जैसे मान लो हमें सपोज जैसे मुझे जाना है कानपुर से लेके जाना है लखीमपुर की तरफ, अब आपको रास्ता तो मालूम चाहिए कि पहले लखीमपुर कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है, फिर कानपुर से लखीमपुर अगर आपको जाना है तो व्हाट इज द वे, रास्ता क्या है, देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, बट वेयर यू हैव टू मूव, व्हाट इज द वे। तो इन द सेम वे सबसे पहले क्या करना है, बेंजीन, और बेंजीन से क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन से क्या बनाना है, टॉल्यूइन, बेंजीन से क्या बनाना है, एस्टोफिनोन। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या कराना है, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। अब सीधी सी बात है, जैसे कि ये एक पेपर है, कोई सपोज हमने पेपर ले लिया, कॉपी ले ली, अब इस कॉपी को हमें इस पर पेस्ट करना है, चिपकाना है। ठीक है, तो बस ये मैंने ऐसे रख दिया, चिपक गया, ऐसा नहीं चिपकेगा ना। इसके लिए हमें ग्लू का इंतजाम करना पड़ेगा। इट मे बी ग्लू, इट मे बी फेविकोल, लेई, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिससे चिपके, वरना कैसे चिपकेगा, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना। इन द सेम वे यहाँ पर भी ऐसे कुछ होना चाहिए। अगर नाइट्रेशन होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा, सल्फोनेशन होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा, अल्काइलेशन होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द मीडियम्स, या हम कह सकते हैं दीज आर द कैटलिस्ट। ठीक है, या हम कह सकते हैं दीज आर द सपोर्टिंग थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड। ठीक है, कैसे होगा आइए हम देखते हैं पहले। ठीक है, ठीक, सबसे पहले आते हैं हम लोग बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, ये बेंजीन से हमको नाइट्रोबेंजीन बनाना है। ठीक है, ये वी हैव टू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द मिक्सचर विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर से इसको हमें हीट करना पड़ेगा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर जो रहेगा वो हमारा 40 to 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 40 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम नाइट्रिक एसिड से बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम नाइट्रोबेंजीन पाएंगे। दिस इज नाइट्रेशन। ये क्या है, नाइट्रेशन है। अब जो नाइट्रेशन हम कराते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पे, इसमें जैसे कोई पूछ सकता है कि सर दिस इज द मोनो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, सिंगल NO2 ग्रुप आया है। अगर सर हमको डाई सब्स्टिट्यूशन कराना हो, मतलब 2 NO2 लाना हो, या सर हमको ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराना हो, 3 NO2 लाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अभी जैसे अभी मैंने कहा ना कि डाई सब्स्टिट्यूशन कराना हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराना हो तो क्या होगा, तो अगर डाई सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हमें बस क्या करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देना है 100 डिग्री सेल्सियस विथ, ये सी के ऊपर बार है इसका मतलब विथ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराना है, मतलब डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे 2 NO2 आ गए, अगर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हमें वी हैव टू यूज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, हमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अलॉन्ग विद द NO2 गैस। जब हम NO2 गैस के साथ में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम फ्यूमिंग कहते हैं, और इस तरीके से हम ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते हैं। सो इट इज क्लियर कि अगर हमको नाइट्रेशन कराना है तो बेंजीन का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराना है, टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री सेल्सियस रखना है। डाई सब्स्टिट्यूशन कराना है तो वही 100 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हमें क्या करना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना होगा। सो क्लियर, नाउ वी आर कमिंग ऑन द हैलोजिनेशन। हम लोग हैलोजिनेशन पे आ रहे हैं। हैलोजिनेशन,
हेलोजनेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। अगर हम बेंजीन को अंधेरे में रखेंगे, किस में रखेंगे? अंधेरे में, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? FeCl3 के प्रेजेंस में। और हम क्या करेंगे? Cl2 से रिएक्शन कराएंगे इन द डार्क, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक। और यहां से एक H जो है, ठीक है, अगर Cl2 को हम ऐसे कर दें कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो एक H इस Cl के साथ में निकल के बाहर आ जाएगा, और बदले में ये जो Cl है ये इस जगह पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो when benzene is treated with chlorine molecule in the dark in the presence of FeCl3 or anhydrous AlCl3 as a catalyst, at that time chlorobenzene is being formed। और इसी तरीके से अगर इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा दें, Br2 से करा दें, बस इसकी जगह पर हमें FeBr3 रखना पड़ेगा, अंधेरे में ही रखना पड़ेगा, यह ध्यान रखना, लाइट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या बन जाएगा? इट विल बिकम ब्रोमोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन along with the liberation of hydrogen bromide, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, या कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज्ड, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जैसे अधिक क्लोरीन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या बन सकता है? तो वो बन सकता है गैमेक्सीन, जिसे गांव वाले कहते हैं गमक्सीन, ठीक है, गेहूं में डाला जाता है ना कीड़ों को मारने के लिए, तो वो गैमेक्सीन। इसी को हम लोग कहते हैं लिंडेन। क्या कहते हैं? लिंडेन, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन हो सकता है, इसी को हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। लेकिन ये कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। अगर सनलाइट की एब्सेंस है और सनलाइट की प्रेजेंस है और कैटलिस्ट की एब्सेंस है, क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस है और कैटलिस्ट का एब्सेंस है। भाई कैटलिस्ट की आवश्यकता कब पड़ती है? अंधेरे में। हमें रास्ता कब दिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमें रास्ता दिखा दो? जब अंधेरा रहता है। जब उजाला है तो आमतौर पे हम खुद ही चल सकते हैं। तो जब सनलाइट है, ऐसे याद रखना कि जब सनलाइट है तो हमें किसी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और जब सनलाइट नहीं है, डार्क है, तो हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशंस होने जा रही हैं। लेट अस सी द बोथ द कंडीशंस, ठीक है। दोनों कंडीशंस को हम लोग देखने जा रहे हैं कि दोनों कंडीशंस में क्या क्या होता है और कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बस जरा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। एक हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है और एक बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। तो हमको दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या है और देखते हैं। ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन हम 6 क्लोरीन से करा रहे हैं, ठीक है। अभी हम 6 क्लोरीन से करा रहे हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, लेकिन यहां पर हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता है। और अगर कैटलिस्ट की आवश्यकता है तो इसका मतलब यहां पे डार्क होना चाहिए, साथ ही साथ ठंडा होना चाहिए। डार्क एंड कोल्ड कंडीशन है। और ऐसे में अगर हम बेंजीन को 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन से, यानी एक्सेस ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन। इट विल फॉर्म हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये एंड एट ईच एंड एवरी पोर्शन Cl विल बी देयर, ठीक है। हर जगह Cl आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये दिस इज नोन एज हेक्साक्लोरोबेंजीन अलोंग विद द 6 HCl, साथ में 6 HCl भी निकलेंगे, ठीक है। ये हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो अगर आपको हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी कि जो क्लोरोबेंजीन बना था उसे 6 कर देना है, एक से क्या कर देना? 6, यानी कि हेक्सा सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है? हेक्सा सब्स्टिट्यूशन। तो इन दैट केस वी हैव टू ट्रीट बेंजीन विद द क्लोरीन। बेंजीन को हमें क्लोरीन से ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? अंधेरे में और डार्क, मतलब और ठंडा, ठीक है। डार्क होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, और एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट होना चाहिए। अगर हम प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में करेंगे और एब्सेंस ऑफ लैविस एसिड्स लाइक AlCl3 और ये सब रहेंगे, तो बेंजीन जो है उसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या हम उसे कह सकते हैं गैमेक्सीन। क्या बोल सकते हैं? गैमेक्सीन, ठीक है। तो और वो बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक एडिशन रिएक्शन है, नॉट ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा, जैसे ये बेंजीन है और हम इसका रिएक्शन फिर क्लोरीन से करा रहे हैं, यानी कि 3Cl2, ठीक है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? ठीक है, HCl 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 HCl
HCl। यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन। एंड दिस इज नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी को हम लोग गैमेक्सीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गैमेक्सीन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लिंडेन। क्या बोल सकते हैं? लिंडेन, ठीक है। तो इन दिस वे हम लोगों ने देखा क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्या देखा? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन का अगर हमें क्लोरीनेशन कराना है तो हमें Cl2 से रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 इन द डार्क। और अगर हमें ज्यादा क्लोरीनेशन, हेक्सा क्लोरीनेशन कराना है और हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाना है तो ऐसी कंडीशन में हमें 6 क्लोरीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी अंधेरे में और ठंडक में, ठीक है। और ऐसे में हम लोग बनाएंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। और उसके साथ साथ अगर सनलाइट का प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या कोई भी लेविस एसिड कैटलिस्ट होते हैं, तो बेंजीन में ऐड हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के ऐड हो जाएंगे टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सेन। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सल्फोनेशन पे। किस पे चलते हैं? सल्फोनेशन पे। इसमें निकेल एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है। अब बेंजीन से हम बनाने जा रहे हैं सल्फोनेशन, यानी कि करने जा रहे हैं, और सल्फोनिक एसिड। तो ये बेंजीन लिया और बेंजीन में हम लोगों ने क्या करा दिया? सल्फोनेशन करा दिया। दैट मींस ट्रीटेड विद कॉन्क H2SO4। किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हम लोगों ने हीट कर दिया, ठीक है, हीटेड। और ये क्या बन गया हमारा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, ठीक है। हम चाहे तो 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा ये हॉट है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट है। लेकिन अगर ये हॉट नहीं है, अगर ये हॉट नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेटेड है, तो ऐसे में हमें 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो बोथ द रोड लीड्स टू द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों से हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर और कैटलिस्ट की आवश्यकता होगी। जैसे क्या है कि अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सफिशिएंट। लेकिन अगर हॉट नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, एट दैट टाइम 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसके बाद में ये बात हमारे अच्छे समझ में आ गई है। अब अगर हमें मान लो डाई सब्स्टिट्यूशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फॉर द डाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर डाई सब्स्टिट्यूशन वी विल यूज ओलियम। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ओलियम का। ओलियम मतलब H2SO4 प्लस SO3, जिसको हम लोग टोटली बोलते हैं H2H2O7। ओलियम के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। दैट मींस 2 सल्फोनिक एसिड ग्रुप विल बी अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। दो सल्फोनिक एसिड के ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन। और इस बेंजीन से अगर हमें बनाना है, एल्काइलेशन करना है, ठीक है, तो, और एसाइलेशन करना है तो, एक साथ हम तीनों लिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एल्काइलेशन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे CH3Cl। क्या ऐड करेंगे? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। यानी कि जो लेविस एसिड कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3, इसके प्रेजेंस में जब हम लोग क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड से बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे तो एट दैट टाइम हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट टॉल्बीन। हमें क्या मिलेगा? टॉल्बीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन। इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक। अगर इसी बेंजीन का रिएक्शन हम लोग CH3COCl से कराते हैं, CH3COCl, दिस इज नोन एज
एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं कॉमनली? एसिटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम इसका क्या है? इथेनोइल क्लोराइड। क्या है? इथेनोइल क्लोराइड। या कॉमन नेम इसका क्या है? एल्केनोइल हैलाइड। क्या नाम है? एल्केनोइल हैलाइड। इसके लिए भी कैटलिस्ट सेम होगा, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा? ये कुछ नहीं होगा, सिंपली यहां से जो H है ये H रिमूव हो जाएगा Cl के द्वारा, और यहां पर भी HCl बनेगा, यहां पर भी HCl एज ए बाई प्रोडक्ट होगा, यहां पर COCH3 लग जाएगा, विच इज नेम्ड एज एसिटोफिनोन, कॉमनली नोन एज एसिटोफिनोन कहेंगे इसे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका रिएक्शन CH3CO का होल ट्वाइस O2 से करा दें, ठीक है, एस्टिक एनहाइड्राइड, ठीक है, same catalyst anhydrous AlCl3, again the same product will be formed, that is COCH3, that is एसिटोफिनोन। एस्टोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा along with the liberation of water। ठीक है, तो this is Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reaction, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर हम एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो एल्काइलेशन हो रहा है, अगर हम एसिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो एसाइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पूरा समझ लिया। हम लोगों ने जान लिया कि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स हमारे कौन से होते हैं, बेंजीन की 3 टाइप की रिएक्शंस होती है, इसमें 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, 3 एडिशन रिएक्शंस होती हैं, 1 कंबशन रिएक्शंस होती हैं। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन के बारे में देखा है। जो अगला वीडियो आ रहा है उसमें हम आपको एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसको शेयर करिएगा और बच्चों को, ताकि फायदा हो जाए, क्योंकि अब इस समय ठंडक बहुत पड़ रही है, बहुत से लोगों के स्कूल बंद है। तो ऐसे कंडीशन में आप इस वीडियो को घर पे बैठ के आराम से देखें, इसका नोट्स बनाएं, इसको 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। ठीक है, जब अच्छे से वेल वर्स्ड हो जाए तो फिर आप इसको एग्जाम में श्योर क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। खासतौर से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे जैसा भी स्कूल हो, पक्का ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लाइक करते रहिए, आपके लाइक हमारे हौसले बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन। बाय।